अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट ITzone। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशंस का टॉपिक है रिलायबल प्रोडक्ट। हमारी आउटलाइन की सेकंड लाइन पे जो एक टॉपिक है रिलायबल प्रोडक्ट, तो आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और अगर आपको रिलायबल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं वो सारे का सारा मैंने एज अ क्वेश्चन वाइज उसको रेडी कर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। विद द हेल्प ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले रिलायबल प्रोडक्ट्स होती क्या हैं? ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और उनका फेलियर होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और इन प्रोडक्ट्स जो यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनको मीट करती हैं, और उनमें जो भी फॉल्ट्स या इश्यूज होते हैं इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कोई भी अगर फेलियर्स होता है, कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी इश्यूज आता है, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी यानी बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जो रिलायबल प्रोडक्ट्स में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। अब इसके कुछ हमारे पास फीचर्स होते हैं रिलायबल प्रोडक्ट के, जैसे हमारे पास इसकी ड्यूरेबिलिटी है, यानी कितनी देर तक चलेगी, इसकी क्वालिटी क्या है, और इसकी डिपेंडेबिलिटी जो है वो इंक्लूड होती है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग रिलायबल प्रोडक्ट में इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग द ब्रांड्स, रिलायबल ब्रांड्स एंड वेंडर्स। हम किस तरह से इसकी ब्रांड्स को फॉलो कर सकते हैं और किस तरह से इसके वेंडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, जैसे रेपुटेशन से, यानी मार्केट में उनके रिव्यूज़ और उसके फीडबैक को देखा जाता है इसके अंदर, यानी उसकी रेपुटेशन तो हम तभी देखते हैं ना जब हमारे ब्रांड्स के यानी उसके जो भी हमने चीज़ नहीं है उसका जो भी मार्केट में रिव्यूज़ क्या है, फीडबैक क्या होते हैं, उसको देखा जाता है। जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप लोग सबसे पहले उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं, उसके फीडबैक सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पर जाकर उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उनके फीडबैक देखते हैं, फिर ही जाके आपको अगर वो अच्छी ब्रांड की चीज़ लगती है तो आप उसको ख़रीद लेते हो ना। अगर एक ब्रांड या वेंडर का रिकॉर्ड अच्छा है और उनकी प्रोडक्ट्स का फीडबैक पॉजिटिव है तो उनको रिलायबल माना जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेशंस, यानी कुछ वेंडर्स या ब्रांड के पास सर्टिफिकेशंस होते हैं, यानी उनके पास कोई ISO सर्टिफिकेशन या इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशंस होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की या हमारे जो भी रिलायबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को, उनकी रिलायबिलिटीज़ को इंश्योर करते हैं। उसके बाद इसमें कस्टमर सपोर्ट होती है, यानी रिलायबल ब्रांड्स और वेंडर्स अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो टाइम पर प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे। अगर हमारी रिलायबल प्रोडक्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कस्टमर सपोर्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रेजेंस। जो ब्रांड या वेंडर लंबे वक्त से मार्केट में मौजूद होते हैं, जब यानी बहुत अरसा से मार्केट में होते हैं, तो क्या होता है कि उनके पास उनका बिजनेस स्टेबल होता है और वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। जिनका बिजनेस बहुत देर से स्टेबल होता है ना, वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जैसे ही कोई नए मॉल ओपन होता है तो हम क्या करते हैं, पुराने मार्केट को छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं। हालांकि जो पुराने मार्केट वाले होते हैं उनके पास ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उनका जो बिज़नेस होता है वो ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द न्यू। जो न्यू बिज़नेस होता है उसको तो स्टेबल होने में भी बहुत टाइम लगता है। वर्ड ऑफ माउथ, यानी आप कुलीग्स, दोस्तों या जो भी ऑनलाइन फोरम्स होते हैं उनसे रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहला था रिलायबल ब्रांड्स का या वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। अब मैं इसको आपको इनके सारे ये जो हमारे रिलायबल प्रोडक्ट के जितने फैक्टर्स थे, ये जितने भी फीचर्स थे, ये वाले, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने थे, और होप सो मैंने आपको अच्छे से बताया होगा। लास्ट पे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन प्रोसेस होता है ये इंश्योर करता है कि एक प्रोडक्ट अपनी डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है, यानी जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट उसने प्रोडक्ट ने बताई होती हैं क्या वो उस चीज़ को मीट कर रहे हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू दिस है। अगर है तो देन वेल एंड गुड, ठीक है। एक प्रोडक्ट अब टेस्टिंग और वैलिडेशंस में, अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कुछ कॉमन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोटोटाइप टेस्टिंग। हमने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये सारे जो हैं वो टेस्टिंग के हर चीज़ के हमने पॉइंट्स पढ़े थे, तो यही पॉइंट्स हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। प्रोटोटाइप टेस्टिंग क्या होता है, इसका इनिशियल वेरिएंट बनाया जाता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी इनिशियल वेरिएंट बनाया जाता है, एक डेमो सा बनाया जाता है, उस पर फंक्शनल टेस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो प्रोडक्ट का
स्ट्रेस, लोड और ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है। इसमें इसकी स्पीड, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अंडर द डिफरेंट कंडीशन चेक की जाती हैं। देन आता है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट डिफरेंट एनवायरनमेंट या सिस्टम के साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। फील्ड टेस्टिंग होती है, यानी रियल वर्ल्ड कंडीशंस में प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि वो प्रैक्टिकली यूजेज में कैसे परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास आता है वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन में यहाँ पे फाइनल टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट को वैलिडेट किया जाता है कि वो डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं। इसे यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी इंक्लूड होती है, यानी इसके बाद यूज़र जो होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसके बाद आता है वारंटी एंड सपोर्ट ऑप्शन। अब किसी भी चीज़ की हमें वारंटी चाहिए होती है और उस चीज़ को क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर रही होती हैं, ये भी तो हमें चाहिए होता है ना इसमें। तो हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसमें हमारे पास आता है स्टैंडर्ड वारंटी, यानी मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वारंटी दी जाती है। यानी अगर आपने एक लैपटॉप की बैटरी लिया तो वो कहते हैं कि इसको आपने 6 माह तक आप इसको अच्छे से चला सकते हैं, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, इतने टाइम तक ये आपका बैटरी पावर रहेगा, उसके बाद जो गिरना शुरू हो जाएगा आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। एक टाइम आता है जिसमें हमारे बैटरी जो होती है लैपटॉप की वो चार्जिंग करना ख़त्म कर देती है। यानी हर चीज़ की कोई ना कोई लाइफ टाइम होती है। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है 1 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, जिसमें आप लोग उसको रिपेयर भी करा सकते हैं और चाहे तो उसकी जगह पे आप रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास बिजनेस मार्केट्स ऐसे होते हैं कि जो फ्री में ऑफर कर रहे होते हैं कि आप पुरानी चीज़ लें और नई चीज़ ले जाएं। तो ये स्टैंडर्ड वारंटी होती है जिसमें हमें टाइम पीरियड बताया जाता है कि यहाँ तक आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो अच्छे से चलेगी। उसके बाद आता है एक्सटेंडेड वारंटी, यानी आप एडिशनल कॉस्ट के साथ एक एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं जो स्टैंडर्ड वारंटी से ज़्यादा टाइम के लिए होता है। यानी एक होती है स्टैंडर्ड वारंटी जो हम लोग थोड़े टाइम के लिए लेते हैं, एक होता है एक्सटेंडेड वारंटी जिसके अंदर हम थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं लेकिन वो लंबे अरसे तक, अगर वो 1 से 3 ईयर्स तक हमें गारंटी दे रहा है स्टैंडर्ड वारंटी, हो सकता है वो 5 से 6 ईयर तक जो होता है ना वो हमें उसकी एक्सटेंडेड वारंटी दे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी टेक्निकल सपोर्ट। तो टेक्निकल सपोर्ट में क्या होता है कि जो भी रिलायबल प्रोडक्ट के साथ मैन्युफैक्चरर्स और जो भी वेंडर्स टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई हेल्पलाइन होती है, ईमेल होती है, ईमेल सपोर्ट होती है या ऑन साइट सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, ये हमारी टेक्निकल सपोर्ट होती हैं। यानी देखो अक्सर आप लोगों ने चीज़ खरीदी होगी तो वहाँ पे आपको हेल्पलाइन के लिए एक नंबर लिखा होता है। आप यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर टाइम से पहले आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट करें, या उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी होती है, ईमेल दी होती है, या भी कोई भी वेबसाइट बताई होती है कि आप यहाँ से हमें कांटेक्ट करके, ठीक है, जैसे कस्टमर सपोर्ट होता है ना, अक्सर हमारे फ़ोन्स में भी होता है, अक्सर हमें हेल्पलाइन नंबर मिलते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो हम वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट। अब सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कुछ वेंडर्स मेंटेनेंस कंट्रास्ट भी ऑफर करते हैं, यानी इसको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे स्केड्यूल्ड मेंटेन करना, एमरजेंसी सपोर्ट वगैरह जो है, यानी एमरजेंसी में हम उनकी सपोर्ट कैसे ले सकते हैं, ये सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है परफॉर्मेंस बेंचमार्क एंड रिव्यूज़। अब बेंचमार्क और रिव्यूज़ की अगर परफॉर्मेंस करें, बेंचमार्क की परफॉर्मेंस क्या होती है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो प्रोडक्ट को उनकी स्पीड, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेबिलिटी की बेसिस पर कंपेयर करता है। ये बेंचमार्क थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री एक्सपर्ट की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर के लिए प्रोसेसिंग स्पीड या उनका जो भी पावर कंजप्शन होता है ये का बेंचमार्क होता है। ठीक है, यानी ऐसी टेस्टिंग होती है, या आप कह सकते हैं कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो हमारी प्रोडक्ट के जो भी स्पीड होती है, उनकी एफिशिएंसी होती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है, उसकी बेस पे प्रोडक्ट को आपस में जो कंपेयरिंग करती है, तो ये हमारी बेंचमार्क कहलाती है, उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। उसके बाद अगर हम रिव्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं तो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले यूज़र रिव्यूज़ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन हो गया, न्यूएग हो गया या ट्रस्ट पायलट पर लोग अपने फीडबैक शेयर करते हैं जो प्रोडक्ट की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को पता देते हैं। रिव्यू से पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना रिलायबल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी होती है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर हमारा रिलायबल प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अब अगर हम लोग ये जितने भी मैंने आपको बताए रिलायबल प्रोडक्ट्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ठीक है, अगर आप इन फैक्टर्स को समझ लेते हैं तो ये फैक्टर जो होते हैं आपके रिलायबल प्रोडक्ट या ब्रांड या वेंडर्स का जो भी आपने चूज़ करनी होती है प्रोडक्ट, उसमें ये बड़ी हेल्प करती हैं। अगर आप इनको अच्छे से याद करते हैं ना तो आप समटाइम्स आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल बताऊँ, आप IT के स्टूडेंट हैं, CS के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग लैपटॉप लेने जाते हो मोस्टली, तो मैं आपको बताती हूँ कि लैपटॉप
लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिलायबल हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि अपने बिजनेस के लिए कोई लैपटॉप बाय करना चाहते हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंट और रिलायबल तरीके से काम करने में हेल्प कर सकती हैं। आपने एक डेल का या HP का कोई भी आपने जो भी अभी इस्टेब्लिश और रेपुटेटेड ब्रांड्स होती हैं वो आपने देखी हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है और ये मार्केट में बहुत लंबे अरसे तक मौजूद होते हैं, इनके फीडबैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो भी रिलायबल ब्रांड्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमारा पहला फैक्टर ही है ना रिलायबल प्रोडक्ट का कि आइडेंटिफाइंग द रिलायबल ब्रांड्स एंड वेंडर। तो आप यहाँ पे एग्जांपल यही देख सकते हैं लैपटॉप की कि आपने बिजनेस के लिए कोई लैपटॉप खरीदना है तो आप उसकी कोई ब्रांड देखते हैं या वेंडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे डेल है और HP है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो भी उनके मतलब जो भी उनके फीडबैक होते हैं उसकी बेस पे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन प्रोसेस आता है। तो प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन में आप डिसाइड करते हैं कि आप लैपटॉप्स उन एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए आप परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स देखते हैं, ठीक है। बेंचमार्क्स में आप क्या देखते हैं, उसकी स्पीड, ठीक है। यहाँ पर आकर आप बेसिकली बेंचमार्क्स को देखते हो। अगर किसी कस्टमर ने या किसी भी एम्प्लॉय ने कोई काम ले रहा है प्रोडक्ट, जैसे IT में मोस्टली अगर हम लोग जॉब करते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही काम होता है, हम प्रोजेक्ट लेते हैं या वीडियो एडिटिंग का टास्क ले लेते हैं या इस तरह की चीज़ें लेते हैं बड़े बड़े डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पे आप बेंचमार्क की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो देखते हैं। जैसे लैपटॉप में उसका इंटेल कोर i7 प्रोसेसर होना चाहिए जो स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए रिलायबल होता है। उसके अलावा इसकी जो 16 GB रैम का जो बेंचमार्क होता है इस टाइप के वर्कलोड के लिए आइडियल होता है, ठीक है। 16 GB रैम होना चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद आप स्टोरेज के लिए एक SSD को चूज़ करते हैं क्योंकि ये फास्टर होती है और डाटा एक्सेस में रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी आप एक्सटर्नल SSD भी लगवा सकते हैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के साथ, क्योंकि ये जो इसकी जो अपनी HDD होती है ना उससे SSD ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद आप ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक करते हैं प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन हो गया, बेस्ट बाय या जो भी टेक फॉरम्स होते हैं वहाँ से आप लोग इनके ऑनलाइन रिव्यूज़ देखते हैं, ठीक है, उनकी वारंटी देखते हैं। डेल का XPS मॉडल ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ ले रहा है ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए, जबकि अगर मैं HP की बात करती हूँ तो इसमें जो भी स्पेक्ट्रम मॉडल होता है ना वो स्टाइलिश है, ठीक है, लेकिन कुछ यूज़र ने बताया है कि इसका थर्मल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, यानी ये इसमें ओवर हीटिंग का जो इशू होता है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादा चूँकि ज़्यादा आजकल ब्रांडिंग में आ रहा है, इसकी वारंटी ज़्यादा होती है इसलिए, लेकिन उसके कुछ रिव्यूज़ ऐसे देखे थे कि उसमें यूज़र बता रहे थे कुछ जिन्होंने यूज़ किया कि इसमें ओवर हीटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। इसकी अगर वारंटी और सपोर्ट ऑप्शंस की बात देखते हैं ना तो आप ये देखते हैं कि जो डेल होता है ना वो आपको 3 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करता है, यानी 3 साल से भी ज़्यादा की ऑफर करता है, जिसमें ऑन साइट सपोर्ट भी शामिल होती है। अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आता है तो डेल की टेक्नीशियन जो होते हैं वो आपके ऑफिस आकर रिपेयर या रिप्लेस कर देंगे। HP भी एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करता है लेकिन वो ऑन साइट सपोर्ट नहीं देता है, ठीक है, उसके लिए हमें खुद जाना पड़ता है। उसके बाद इसमें जो भी हमारा लास्ट पॉइंट था नेक्स्ट परफॉर्मेंस बेंचमार्क एंड रिव्यूज़ में या जो भी वैलिडेशन का आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेल के लैपटॉप को आप इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ ने स्ट्रेस टेस्ट में डाला हुआ है और प्रूवन हुआ है कि इनकी बैटरी लाइफ और प्रोसेसिंग स्पीड कंसिस्टेंट है जो आपके बिजनेस नीड की अच्छी तरह से मीट करे। यानी अगर आप डेल का लैपटॉप लेते हैं तो इसके रिव्यूज़ जो हैं वो थोड़े अच्छे हैं कि इसकी बैटरी लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी होती है, ठीक है, आपके बिजनेस नीड को डेल जो है वो ज़्यादा मीट करेगा। इसकी बेंचमार्क और टेस्टिंग आपको वैलिडेट करती है कि प्रोडक्ट जो है ये रिलायबल है। यानी HP और डेल की बात करें तो इसमें डेल जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जो HP। आप दोनों में से कोई सा भी लैपटॉप खरीद सकते हैं, दोनों के बारे में अच्छे रिव्यूज़ ही आए हैं, लेकिन HP के बारे में ज़्यादा रिव्यूज़ यही आते हैं कि ये ओवर हीटिंग ज़्यादा हो जाता है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। लैपटॉप से रिलेटेड आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे ही दी है कि आप किस तरह से एक रिलायबल लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक रिलायबल प्रोडक्ट है, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ये ले लेते हैं तो आपका ही फ़ायदा है, आप अच्छी तरह से अपना प्रोजेक्ट बना सकेंगे। अगर आप लोगों ने फिर से भी कोई लैपटॉप और ख़रीद लिया है तो आप ये ऐसा कर सकते हैं कि अपने लैपटॉप के अंदर आप जो भी रैम है उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। जब आपने रैम एक्सटेंड करवाई है, ठीक है, जैसे अगर आपके लैपटॉप में 8 GB है या 4 GB है तो आपने वहाँ से 16 GB तक गए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें SSD भी लगवा सकते हैं, ठीक है। होप सो लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ को भी शेयर करें। थैंक यू।